नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 66 छाछोटवीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और उनके मॉडल आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ के लिए प्रीलिम्स, मेंस और उनके ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, उनके एवेल्युएशन। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे आज के मेन वीडियो की तरफ। इस वीडियो में प्रमुख 4 रीजन से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला एक बिहार हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, जो रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अब मेंस की तिथि नज़दीक आने वाली है तो आप लोग प्रैक्टिस में लग जाएं, और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं, जो पूछने का ट्रेंड है, वो ऑलमोस्ट इस वीडियो सीरीज़ में आपका कवर हो जाएगा। 70 to 80% क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे, अनलेस की कुछ करंट अफेयर इन बिटवीन चेंजेस हुए या नहीं हुए। 5 जून को एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। तब तक हमारी ये प्रयास है कि आप मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो 70 to 80% क्वेश्चन आपका करवा दिया जाए, और बदले में आप घर पर स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। फॉरेन पॉलिसी में हम रैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को देखेंगे कि क्या वो आज रेलिवेंट है नहीं है। इकोनॉमी में हम इनइक्वालिटी का एक मुद्दा देखने वाले हैं, और ज्योग्राफी में खास करके ह्यूमन ज्योग्राफी से पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि जनसंख्या नीति पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ, डिस्कस द रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या थी। इसका एक बैकड्रॉप दे देंगे कि बैकड्रॉप ये है कि भाई दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, ब्रिटेन कमज़ोर हो रहा होता है और जापान जीत रहा होता है। जापान को बढ़त मिल रही होती है, और जापान जो है वो अंडमान निकोबार, स्वराज और शहीद द्वीप से नाम दिया गया था, उस पर आ जाते हैं। आईएनए का उस पर कब्जा हो जाता है। जापान म्यांमार के आसपास भी पहुंच जाता है, इम्फाल, मणिपुर तक के बॉर्डर में पहुंच जाता है। और ये देखते हैं कि जापान अंग्रेज़ों यानी जापानी लोग जो है अंग्रेज़ों की तुलना में ज़्यादा क्रूर होते हैं। जहाँ तक उन्होंने शासन किया, जहाँ उन्होंने भी अपनी कॉलोनी बनाई चीन के मंचूरिया प्लेन्स में, उन्होंने अंग्रेज़ों से ज़्यादा क्रूरता दिखाई, और अंग्रेज़ों से तो थोड़ी बहुत आज़ादी लेने की कोई संभावना भी थी। अगर जापानियों का भारत पर कब्जा हो जाएगा तो ये बहुत ही क्रूर लोग होते हैं, क्रूर शासक होते हैं। फिर भारत अगेन आने वाले 20, 25, 30 सालों तक आज़ादी उसे नहीं मिल पाएगी। इस चीज़ को गांधी जी भाप गए थे। और ग्लोबल रीजन भी जब देख रहे थे कि जहाँ जहाँ जिस देश से ब्रिटिशर्स छोड़कर भागते थे, वो अचानक से एक तरफा छोड़कर भाग जाते थे। सारे रिसोर्सेज जो उनको मिलते थे लेके चल दिया। गोरों के लिए अलग रोड, कालों के लिए अलग रूट बनाकर अपने काम की चीज़ें लेकर निकल जाते थे। तो ये सब चीज़ों का डर, इन सब चीज़ों को भापते हुए गांधी जी ने बहुत सही समय पर ये निर्णय लिया कि अभी ब्रिटिशर्स कमज़ोर भी हैं और जापानी आ रहे हैं, और इसीलिए जो उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो, यानी ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में था। अगर वो इतनी हड़बड़ी नहीं दिखाते, उतना उस मोमेंट को नहीं उठाते, तो हो सकता था कि जापानी जो है वो भारत पर कब्जा कर लेते। लेकिन इस मूवमेंट से उनको दूसरे देशों को भी पता चल गया कि भारत अब अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करने वाला। तो ये ग्वालियर टैंक बॉम्बे में 5 अगस्त पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसको रेजोल्यूशन को पास करती है। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 7 अगस्त को इसको अप्रूव कर देती है, और ऑपरेशन जीरो, लेकिन तब तक ये खबर जो है वो अंग्रेजी सरकार के पास पहुंच जाती है, और ऑपरेशन 0 आवर चलाकर वो सारे शीर्ष नेताओं को, टॉप मोस्ट लीडरशिप को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब तक जो मैसेज पहुँचना था वो पहुँच जाता है, और जैसे ही वो मैसेज पहुंचता है, ये 9 अगस्त को संपूर्ण देशव्यापी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जो सेकंड क्लास ऑफ लीडरशिप है, वो इसको शुरू कर देते हैं। तो ये इसका एक नेशनल बैकग्राउंड हुआ। लेकिन हमको आंसर देना है बिहार के कॉन्सेप्ट। की रोल्स ऑफ बिहार, तो बिहार में कौन से की लीडर्स थे? ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं,
सबके नाम देने बैठेंगे तो आंसर लंबा हो जाएगा। अगर आप और लिख सकते हैं तो कहीं ना कहीं और पेजेस में लिखे, लेकिन कुछ प्रमुख नेताओं जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, ये इनके प्रमुख नेता थे। और राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका एक एक्शन प्लान भी तैयार किया था, लेकिन जैसे ही आपको पता है कि 9 अगस्त से पहले पहले जो ऑपरेशन जीरो आवर करके प्रमुख नेताओं को जो पुलिस, ब्रिटिश शासन है उनकी पुलिस जो उठा लेती है, लेकिन जो सेकंड क्लास लीडर है, जो प्लान बनाया गया था उसको आम जन, सेकंड क्लास लीडर जो है उसको बड़े ही चाव से, बड़ी एंथुजियाज्म से उसको प्रोसीड करते हैं। और इसी में एक मूवमेंट बिहार पटना सचिवालय में होता है, छात्रों द्वारा जो रेजिस्टेंस होता है, छात्रों का जो विरोध होता है, और वो पटना सेक्रेटेरिएट में तिरंगा फहराने के एवज में उसकी डिमांड में, उस डिमांड के बदले वो क्या करते हैं कि 7 जो हमारे लोकल पटना के लोग हैं वो शहीद हो जाते हैं। घटनाओं की तरफ बढ़ते हैं। एडवोकेट जनरल जो बलदेव सहाय जी थे, बलदेव सहाय जी वो अपने एडवोकेट जनरल के पोजीशन से इस्तीफा दे देते हैं। जयप्रकाश नारायण जिन्हें जेपी भी कहा जाता है, वो एक आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। ये एक तरह का एक उनका 2 पार्ट में होता है, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप होता है और दूसरा जो होता है ध्रुव दल, वो उसका एक पॉलिटिकल विंग होती है। तो एक राजनीतिक विंग होता है और एक क्रांतिकारी विंग होती है, उसको आज़ाद दस्ता कहते हैं। कहाँ इसकी स्थापना करते हैं? हजारीबाग जेल से भागने के बाद, फरार हो जाने के बाद वो राजा बिलास के जंगल में जो नेपाल में पड़ता है वहाँ पर एक आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये पीटी में बहुत बार पूछा चुका, तो बकरों का तापी एक जगह है नेपाल में, जलेश्वर के जंगल के पास, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर रखा जाता है। तो ये मुख्यतः क्या करते हैं कि जो क्रांतिकारी एक्टिविटी बिहार में करके और फिर भाग जाते थे नेपाल बॉर्डर में, नेपाल दूसरे देश में। तो ये इनकी गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी थी। और ये जो छापा मार युद्ध था, गुरिल्ला युद्ध तकनीक, वो इन्होंने सरदार नित्यानंद सिंह के नेतृत्व में सीखा था। इसी मूवमेंट में, इसी ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो आगे चल के देश के बहुत बड़े चिंतक हुए, किसान नेता और समाजवादी नेता के बहुत बड़े चिंतक थे दोनों, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया समाजवाद के बहुत बड़े विचारक थे। तो ये राम मनोहर लोहिया भी उस आज़ाद दस्ते में रेडियो और पब्लिसिटी का काम करते थे। और ये जो मूवमेंट है आज़ाद दस्ता का, मुख्यतः बिहार के तराई क्षेत्रों में, यानी वो क्षेत्र जो पहाड़ से जस्ट नीचे है, जो चंपारण, जो मधुबनी, अररिया वाला जो बेल्ट है, भागलपुर, पूर्णिया, उस बेल्ट पर ये काफ़ी सक्रिय था। पूर्णिया, चंपारण, किशनगंज, भागलपुर, इन जगहों पे। और सारण में तो इतना ज़्यादा सक्रिय था कि सारण को क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार ने। पॉलिटिकल विंग ऑफ आज़ाद दस्ता जो मैंने पहले बताया कि ध्रुव दल जो था वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, मॉडर्नेट यानी कि आवेदन देना, उस पर फिर प्रोटेस्ट करना, वो जुलूस निकालना, इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्ट करता था। लेकिन जो क्रांतिकारी प्रोटेस्ट करता था वो था आज़ाद दस्ता। दोनों की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने ही की थी। और इसी मूवमेंट के बीच में एंटी लिकर यानी शराबबंदी का भी मूवमेंट चलता है, जो महिलाएं चलाती हैं। महिलाएं इसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और एक कदम कुआं जो पटना में महिला चरखा क्लब, यानी कि जो गांधी जी का जो स्वदेशी आंदोलन को और बढ़ावा देने के लिए महिला चरखा क्लब की भी स्थापना होती है। इसमें जो प्रमुख लीडर होती हैं वो भगवती देवी होती हैं और रेणु देवी होती हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि इसी समय चिट्टू पांडे द्वारा कर्मनाशा नदी के किनारे, बलिया जो अभी आज के यूपी में पड़ता है, लेकिन उस वक्त तो कोई क्लियर डिवीजन नहीं हुआ करता था, तो यूपी जो है वो सेंट्रल प्रोविंसेस में आता था, यूनियन प्रोविंसेस, और बिहार अलग स्टेट था। तो उस बलिया कर्मनाशा रिवर के आसपास एक जो है इंडिपेंडेंट सरकार वहाँ पे स्थापित कर देते हैं, ब्रिटिशर्स के किसी भी इन्फ्लुएंस के बिना। तो इस तरह का ये मूवमेंट रहता है और इस तरह का बिहार का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ नैम इन द प्रेजेंट डेज वर्ल्ड, यानी वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो पहले बताएंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन था क्या चीज़। तो 1955 में एक बांडंग कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद ये बहुत सारे विश्व के नेता ये डिसाइड करते हैं कि हमें ना यूएसएसआर यानी कि ना रसिया की तरफ जाना है, ना अमेरिका की तरफ जाना है, हमें गुट निरपेक्ष रहना है और अपनी आज़ादी को बनाए रखना है। तो इनमें प्रमुख 4 नेता, जो पहली मीटिंग होती है बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड के अंदर 4 नेता होते हैं। और जोसेफ टीटो जो यूगोस्लाविया से होते हैं, पंडित नेहरू भारत से, सुकार्नो इंडोनेशिया से, नासिर इजिप्ट से और कुरमाडा घाना से। ये 4-5 लीडर जो है इसके प्रमुख संस्थापक देश होते हैं और इनके नेता होते हैं। और इनका बेसिक आइडिया, जो मुख्य विचार होता है, वो निर्णय एवं संबंधों में स्वतंत्रता, यानी कि देश आपस में संबंध रख सकें और अपने हितों में निर्णय ले सकें। इसके लिए किसी गुट विशेष की बात मानना या उसके हिसाब से चलना, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। ये इनका मुख्य विशेष आइडिया था, बेसिक ऑब्जेक्टिव भी था। नॉट टू ज्वाइन
एनी ऑफ द सो कॉल्ड पोल्स ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो पोल बन गए थे, एक यूएसएसआर और एक यूएसए, उनमें से किसी न की तरफ ना जाकर अपने विकास एवं अपने निर्णयों में जो स्वाधीनता, जो उन्होंने हाल ही में ऐसे देश थे जिन्होंने हाल ही में स्वाधीनता प्राप्त की थी, और वो अपनी स्वाधीनता से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्ष मूवमेंट की शुरुआत की। और यह गुट निरपेक्ष का उन्होंने जो डेफिनेशन दिया हाल ही में, अभी श्री एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने बहुत ही अच्छे क्लियरली इसको बताया है अपने एक इंटरव्यू में कि उस गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं था कि किसी दोनों जो पोल्स थे यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स, उनसे इक्वी डिस्टेंस बना कर रखना, नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। बहुत से हमारे विद्यार्थी मित्र ये समझ जाते हैं कि उन दोनों पोल से हम एक समान दूरी बना कर रखेंगे, ऐसा नहीं था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब था कि हम जब चाहें अपने हितों के लिए कभी हम यूएसएसआर के पास जा सकते हैं, कभी यूएसए के पास जा सकते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब यह नहीं है कि आप दोनों से समान दूरी बना कर रखें, नहीं, अपनी स्वायत्ता अपने निर्णय के हिसाब से, अपने हितों को देख के, अपने नागरिकों के, अपने नेशनल इंटरेस्ट में आप चाहे तो किसी के साथ हो, चाहे तो किसी के विरोध में हो, लेकिन इक्वी डिस्टेंस ना हो और किसी का जो परमानेंट अनुयायी है ना, ग्रुप फॉलोअर ना बनना है। ये था उनका मुख्य उद्देश्य नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो वो जो है उपनिवेशवाद, रंग भेद, परमाणु निस्त्रीकरण यानी कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, अपार्थाइड, कॉलोनाइजेशन, जो डी कॉलोनाइजिंग मूवमेंट था, जो बड़ी बड़ी इंपीरियलिस्ट शक्ति थी, वो औपनिवेशिक शक्तियाँ, उनके खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट हुआ उसके खिलाफ, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो बहुत से जो सो कॉल्ड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो देश बन गए थे पावर्स, वो जो है उनमें एक परमाणु बम, परमाणु मिसाइलें, परमाणु हथियार बनाने की जो रेस लग गई थी, होड़ सी लग गई थी, उस पर कमी लाना। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ कि अब उस वक्त जो चीज़ें रेलेवेंट थी आज के ज़माने में वो रेलेवेंट नहीं रही। देखेंगे कैसे। उनकी नेम की मुख्य अचीवमेंट क्या थी? तो कोरियन वॉर, जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में जो वॉर चल रहा था, उसमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया नाम के मूव लीडर ने, और उसको मेडिसिन में भी लेकर आए। उसमें भारत की भी एक प्रमुख भूमिका थी। अपार्थाइड, जो साउथ अफ्रीका में इसे बंद करवाया गया। इजराइल पैलेस्टाइन इशू, जो पूरी तरह से सॉल्व तो नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें शांति वार्ता जो है नैम के लोगों ने इसमें बहाल करवाई थी। करंट सिनेरियो, आज की जो चीज़ परिस्थिति क्या है, तो आज की जो विदेश नीति है उसमें नैम का कोई उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है। यानी कि नैम जो है उस वक्त भले ही रेलेवेंट हो, लेकिन उसका कोई उत्तराधिकारी यानी उसका कोई रिलेवेंट नैरेटिव, आज कोई ऐसा नैरेटिव नहीं मिलता है जो उसको फॉलो करता हो। और जियो स्ट्रैटेजी इसको वर्ड कहते हैं, यानी जो भू राजनीति जो है, भू राजनीति में दो चीज़ें होती है, एक भूगोल और राजनीति। जो भूगोल जो है मुख्यतः वो क्या होता है, स्टैटिक, स्थिर होता है, और राजनीति जो है वो बदलती रहती है। और इसी हिसाब से हमारे फॉरेन पॉलिसी को भी लगातार अपना नेशनल इंटरेस्ट, देश और देश के लोगों के हितों में बार बार बदलना ज़रूरी होता है, समय और परिस्थिति के हिसाब से। कोर आइडियल, जो विशेष हमारे आइडियोलॉजी है, उस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमको अपने प्रोसेस, टैक्टिक्स, उसको हर बार समय और परिस्थिति यानी देश काल के समय से हमको उसे बदलना पड़ता है। न्यू नैरेटिव द फॉरेन पॉलिसीज, तो अभी अभी जो श्री एस जयशंकर जी ने हमें बताया, जो इंटरव्यू में जो उनके अपने कॉन्सेप्ट उन्होंने रखे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर, उन्होंने कहा कि आज के विश्व की, आज के भारत की जो विशेष नीति है, जो विदेश नीति के जो विशेष प्रमुख मार्ग है, प्रमुख बिंदु हैं, वो ये है कि एडवांसिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इन्फ्लुएंस, समृद्धि और प्रभाव को बढ़ाना। यानी समृद्धि भी बढ़नी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस भी बढ़ना चाहिए, और वो दोनों क्षेत्र में, इकोनॉमिक भी हो और स्ट्रैटेजिक भी हो। और आज की दुनिया में क्या है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड तो रहा नहीं, बहुध्रुवीय वर्ल्ड हो, कोई दो ध्रुव हो ऐसा नहीं है। अब क्या है, चाइना और भारत भी उदय हुए हैं, और आज का जो विश्व है, आज का जो ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन है, वो मुख्यतः आर्थिक संबंधों, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको ड्राइव करता है। उस पर लेकर देशों के बीच में आपस में संबंध हो, या देशों के अलग अलग देशों के या वैश्विक संबंध हो, या मुख्यतः आर्थिक हितों द्वारा ही साधा जाता है। जो पहले आइडियोलॉजिकल वैचारिक हित होते थे और स्ट्रैटेजिक हित होते थे, अब वो चीज़ रही नहीं, अब केवल और केवल आर्थिक हित ही मायने रखता है। और जिस तरह से G20 जो है आज यूएनएससी से ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि यूएनएससी जो है वो पुरानी बॉडी है, और उसके बाद कोई माने ना माने, क्योंकि उसमें परमानेंट मेंबर 5 है, और जो उसमें 5 परमानेंट मेंबर में से यूएसएसआर आज कोई पावर तो रहा नहीं, तो सिर्फ यूएसए ही है और चाइना। बाकी के अन्य देश जो G20 वाले देश है, वो सब के सब इन्फ्लुएंशियल है। तो यूएनएससी से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आज के समय में जो है जो G20 हो चुका है। डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, एंटी रेडिकलिज्म, आज के समय में ये चीज़ें चल रही हैं। लोकतंत्र,
कट्टरपंथ के खिलाफ एकजुटता, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, बहुलतावाद, व्यापार में आसानी। तो आज के यह मुद्दे हैं जो उस वक्त के नैम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सूट नहीं करते और ये जो नैम को जो है पुराना और आउटडेटेड बना देते हैं। तो क्या बदलने की ज़रूरत है? तो हम ये कर सकते हैं कि नैम ऐसे ग्रुप को हमें बहुत चीज़ों में फ़ायदा कर सकता है, लेकिन उसमें हमें कुछ चेंजेस को इंक्लूड करना होगा। नैम के जो ऑब्जेक्टिव है, नैम के उद्देश्यों में हमें इंक्लूड करना होगा यूएनएससी रिफॉर्म के लिए गुड। तो नैम देश हैं, नैम के देश एक कंसेंसस बनाकर ऐसा कर सकते हैं कि यूएनएससी में सुधार हो, उसके लिए वो प्रेशराइज कर सकते हैं। यूएनएससी को यूनियन जनरल असेंबली में सुधार हो, उसके लिए प्रेशराइज किया जा सकता है। टेररिज्म और रेडिकलिज्म के खिलाफ ये एक ग्रुप बन सकता है, गुड बन सकता है, ठीक है। WTO में जो LDC कंट्री है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, छोटे छोटे देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरे जो विश्व की कंट्रीज़ हैं, उनके फ़ायदे, उनके बेनिफिट, चाहे वो इन्वायरमेंटल सेक्टर में हो, प्रोडक्शन सेक्टर में हो, बैनिंग सेक्टर में हो, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन, WTO, इन सब चीज़ों का यानी कि नैम के ऑब्जेक्टिव्स को बदल कर उसे फिर से रेलेवेंट किया जा सकता है। ये उसका कंप्लीट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि इंडिया इज अ रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर, यानी कि भारत जो है गरीब लोगों का अमीर देश है। तो कैसे? दो कॉन्सेप्ट हैं। पहले तो इंडिया इज अ रिच कंट्री एंड सेकंड इट इज़ इनहैबिटेड बाय पुअर। तो आपको बताना है कि भाई इंडिया अगर रिच है तो कैसे रिच है, उस पर आपको एनालिसिस देना है। तो भारत रिच कैसे है? इसकी टोटल GDP $3 ट्रिलियन के आसपास है, फ्लक्चुएट करती रहती है, आगे पीछे कोविड के समय में थोड़ा कम हुई है, लेकिन उसी के हिसाब से विकास दर तो हमारा घटा ज़रूर है, लेकिन फिर से इस बार बढ़ने की 11% के आसपास बढ़ने की अनुमान लगा रहे हैं, विश्व बैंक हो या IMF हो, इवन RBI की रिपोर्ट आ रही है वो भी ये कर रही है। तो और दूसरा, ये तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है PPP मॉडल के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, क्रय शक्ति समानता के हिसाब से, यह जो है वो तीसरा दिन विश्व की सबसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और ऐसे इस तरह से देखें तो 5, 6, 7 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। इंडिया, UK और फ्रांस, ये 3 देश जो है आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं। कभी इंडिया 5वें पे आ जाता है, कभी इंडिया 7वें पे आ जाता है। तो 5, 6 और 7 बहुत ही क्लियर मिनिमम मार्जिन है। तो उन सब के बीच में हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं ऐसा ग्लोबल ग्रॉस GDP के हिसाब से। और PPP के हिसाब से तो पहले USA, फिर चाइना और फिर इंडिया। टॉप 50 वेल्दी यानी दुनिया के टॉप महान 50 वेल्दियों में से 5 जो है वो भारतीय हैं, ऐसा फॉर्ब्स मैगजीन कहती है। 200 पेड, हाईएस्ट पेड यानी विश्व के 200 सर्वाधिक वेतन पाने वाले सेलिब्रिटियों में से 10 जो है वो भारतीय हैं। ओनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी भारत की केवल फिल्म इंडस्ट्री ही सालाना 3 लाख करोड़ का बिजनेस करती है। तो इसी वजह से भारत जो है वो एक अमीर देश है। मोर देन 140 से ज़्यादा अरबपति हैं और 5000 से ज़्यादा करोड़पति व्यक्ति भारत में है। और देख लेते हैं आगे की तरफ। टॉप 5 हाईएस्ट इंपोर्टर्स ऑफ द डिफेंस कंट्री, यानी कि विश्व में सर्वाधिक डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा उपकरणों के आयात करने वाले वैश्विक देशों में से टॉप 5 पोजीशन, यानी कि 4, 3, 4 और 5, ये पोजीशन में हम बने रहते हैं। 3, 4 और 5 यानी विश्व की सबसे टॉप प्रमुख 5 जो है डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स आर्म्स आयात करने वाले देशों में से भारत एक देश है। दुनिया में सोना यानी कि 9th ग्लोबल होल्डिंग ऑफ गोल्ड, सोने के संरक्षण में या सोने के जो भंडारण में भारत का 9वां रैंक आता है। 3rd हाईएस्ट ऑयल इंपोर्टर यानी पूरे विश्व का 10% ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा प्रेषण रेमिटेंस यानी बाहर जो भारत के लोग बाहर काम करने जाते हैं वो फिर अपने घरों में पैसा भेजते हैं, तो उसका अगर टोटल अमाउंट देखेंगे तो $445 बिलियन हर साल भारत में आता है। 2019-20 की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा भी होता है, 500 तक भी पहुंचता है, लेकिन इस साल कोविड की वजह से चीज़ें कम हुई हैं, लोगों की नौकरी गई है तो पैसा कम आ रहा है। दूसरा, जो विदेशी मुद्रा भंडार $585 बिलियन के आसपास है, और ये एक समय पर 600 भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी 550 के आसपास फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास है तो भारत डेफिनेटली एक अमीर देश तो है। लेकिन भारतीय क्यों गरीब है? वाई इंडियंस आर पुअर? तो सबसे पहला कारण है कि 135 करोड़ लोग। अब जाहिर सी बात है कि अगर रिसोर्स इतना है और लोग कम हैं तब तो सब पे बराबर बराबर बटेगा और सबके पास वेल्थ रहेगी। लेकिन रिसोर्स इतना है और लोग इससे ज़्यादा हो गए हैं तो जो रिसोर्स आने वाला है वो कम है, यानी कि सबसे प्रमुख समस्या है वो हमारी जनसंख्या समस्या है। और इसी वजह से पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय, वो कम है। और हम अमीर होने के बावजूद
LDC कंट्री के लाइन में खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है और उसका मुख्य कारण यह है कि भारत की जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से अधिक है। टॉप 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज 77% ऑफ द नेशनल वेल्थ, यानी कि जो असमानता का स्तर देखिए कि प्रमुख 10% लोगों के पास देश की 77% नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल वेल्थ का पार्ट, इतना ज़्यादा इनक्वालिटी बढ़ी हुई है। ठीक है, ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहे हैं, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। हाल ही में बीच में तो 9% हो गया था, लेकिन उसे घटाकर फिर 6, 5.5 के आसपास किया जा रहा है। तो जो राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, यानी कि जो बाहर से हमारे देश पर कर्ज बढ़ रहा है, बजट में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा है और भारत में गरीबी बढ़ा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि बैंक रेट्स बढ़ रहे हैं, बैंक रेट्स बढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, और पैसे जब नहीं मिलेंगे तो ऐसी बात है कि वो गरीब, यानी भारत के पास संसाधन होते हुए भी भारतीय व्यक्ति गरीब हो रहे हैं। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले 85% किसान हैं, और वो जो 2 हेक्टेयर से कम उनकी भूमि है तो वो जो उगाते हैं वो केवल सब्सटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी कि अपना उगाना और अपना खाना, वो बेचने और ट्रेड नहीं करते हैं उससे, जिस वजह से क्या होता है कि उनकी इनकम में बढ़ोतरी नहीं होती। तो वो एक सब्सटेंसिव फार्मिंग है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ हम नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। और पीने के पानी का केवल 40% भारतीय को ही शुद्ध साफ पीने का पानी की आवश्यकता थी। इन सारी चीज़ों की वजह से ये पता चलता है कि हम एक गरीब, यानी भारत जो है वो अमीर है लेकिन भारत के लोग गरीब है, और इसका मुख्य सबसे प्रमुख कारण है कि हमारे पास अत्यधिक जनसंख्या है और उसके हिसाब से हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। और चीज़ें क्या है, कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? तो इनइक्वालिटी इंडेक्स हो, ठीक है, असमानता इंडेक्स हो, जेंडर गैप हो, डेमोक्रेसी हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, पॉवर्टी इंडेक्स हो, हंगर भुखमरी इंडेक्स हो, इन सब पर हम लगातार नीचे गिर रहे हैं। तो भारतीय में जो सोशल पैरामीटर्स में हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज सोशल सेक्टर में काम नहीं हो रहा है। एंड सोशल सेक्टर में काम यानी कि प्रति व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रति व्यक्ति को लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रति व्यक्ति ही ज़्यादा है, जितना नेशनल वेल्थ है उसको डिवाइड करने वाले लोग ही ज़्यादा है। इसी वजह से आप जितना भी रिसोर्स अर्न कर लीजिए लेकिन जो ओवरऑल डिवीजन होगी वो कम ही होने वाली है। तो इसका जनसंख्या नियंत्रण सबसे प्रमुख इसका जो है वो साधन, सोर्स बनने वाला है, अगर हमको आगे बढ़ना है और अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। ठीक है, और एजुकेशन में टॉप विश्व की 100 यूनिवर्सिटी में भारत नहीं है। तो सोशल पैरामीटर्स में हम बहुत पीछे हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स में आगे हैं, इसलिए भारत एक अमीर देश होने के बावजूद हम गरीब लोग हैं। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस द प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो अधिक जनसंख्या से समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो रही हैं, जिसका ये पहले भी हमने एग्जाम्पल देख लिया। और भारत में जो जनसंख्या नीति बनी है उसको ट्रेस करना है, यानी किस तरह से, किस फॉर्म में आज जो फेज़ है, आज जो रूप है जनसंख्या नीति का, वो पहले क्या था, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची है। तो समस्याएं तो आप सबको पता ही है। 2% हमारे पास जो भूभाग है, पूरे विश्व का 2% भूभाग में हमें 16 से 17% आबादी, विश्व की 16 से 17% आबादी विश्व के केवल 2% भूभाग यानी भारत में रहती है, जिसे पीने के लिए विश्व का 4% शुद्ध जल भी मिलता है। तो इतना ज़्यादा कम हमारे पास स्कैर्सिटी है, और इस वजह से क्या है कि डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो रिसोर्सेज पर, संसाधनों की कमी हो जाती है। संसाधन तो उतने ही है लेकिन लोग ज़्यादा हैं, बटने की संख्या ज़्यादा है तो कमी हो जाती है। कमी होने के कारण क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर चीज़ें कम मिलती है, इन पर खर्च कम होता है, तो व्यक्ति में गरीब होता है, उसकी एजुकेशन ठीक से नहीं होती है, एजुकेशन ठीक से नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो पॉवर्टी में जाएगा, और पॉवर्टी यानी गरीब रहेगा तो पॉल्यूशन भी करेगा। याद करिए श्रीमती इंदिरा जी का भाषण जो रियो अर्थ समिट में कहती हैं कि पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि अगर कहीं पर पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, तो उसका कारण पॉवर्टी भी है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए कि कोई गरीब घर है, बहुत से रिपोर्ट में आप देखा होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उसको सिलेंडर मिलता तो है लेकिन उसे दूसरी बार वो रिचार्ज रिफिल नहीं करा तो उतना भी पैसा उनके पास नहीं है। तो वो क्या करते हैं वो लोग कि वो सिलेंडर को रख लेते हैं और फिर बगल से फिर से कहीं से जंगल से लकड़ी काट कर उसे जलाते हैं। तो जब प्रदूषण जो होता है वो तो होता ही है। तो गरीबी जो है वो एकमात्र कारण है, गरीबी भी एक प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। इसको आप अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं अगर पर समय और टाइम बच रहा है, पेज बच रहा है तो। ठीक है, तो पोल्यूशन है, पॉवर्टी है, देन फिर उसकी वजह से क्या होता है कि अनबैलेंस ग्रोथ
जिसे कहते हैं इनइक्वालिटी। अब रिसोर्सेज में कमी है तो कहीं कहीं पे जो पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व है, वो जनसंख्या घनत्व उन्हीं जगहों पर ज़्यादा हो जो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में जनसंख्या ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में कम है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ होगा। यहाँ इस जगह का ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगा और जगह ग्रोथ ही नहीं होगा। तो इसका रीज़न क्या होगा? फिर से माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन होगा तो सोशल टेंशन होता है, सोशल क्लैश होते हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, और फिर फाइनली क्या होता है कि जब जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी तो जितने रिसोर्स है सब के सब बढ़ गए, तो रिसोर्स भी कम है, क्योंकि संसाधन तो बढ़ने वाले नहीं, संसाधन बढ़ने की स्पीड बहुत कम है और जनसंख्या बढ़ने की बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक मिसमैच हो जाता है और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स यानी कि संसाधनों की फाइनली कमी होने लगती है। ये समस्या है। अब जो जनसंख्या पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी किस तरह से डेवलप हुई वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 1952 में, उनमें पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो यानी कि पहला पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम हमने बहुत पहले ही पंचवर्षीय योजना शुरू की, लेकिन उसका क्रियान्वयन हम ठीक से नहीं कर पाए, इसीलिए आज ये हमारे पास जनसंख्या की समस्या अत्यधिक रूप से मुंह खड़ी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, अनुसंधान, ठीक है, नैदानिक दृष्टिकोण, इन सारी चीज़ों का यानी क्लिनिकल अप्रोच, एजुकेशन, रिसर्च, इन पर जोर दिया गया। तीसरे 5 ईयर प्लान में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टेरलाइजेशन, ठीक है, कॉपर्टी मेथड हो गया या अदर मेथड्स हो गए, इन सारे दोनों ही महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए इसे उपयोग किया गया, उसको बढ़ावा देने के लिए बात की गई। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो नेशनल पॉलिसी का डिक्लेयर किया गया, तीसरे वाले में भी कॉपर्टी मेथड हो गया और फैमिली प्लानिंग का एक विशेष डिपार्टमेंट। तो ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि फैमिली प्लानिंग डेवलपमेंट कौन से 5th ईयर प्लान में आए थे, तो वो 5th ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका आरंभ हुआ था, आगमन हुआ था। 5th 5 ईयर प्लान में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो आधिकारिक रूप से जनसंख्या नीति का डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, तो मैरिज की लिमिट कर देते हैं, पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल। जितने ज़्यादा उम्र में महिलाओं की विवाह होगा उतने कम बच्चे उनके होंगे और पॉपुलेशन जनसंख्या जो वो धीरे धीरे कम होगी। अभी हाल ही में बात चल रही है कि उसे 18 से बढ़ाकर और 21 भी कर दिया जाए, ठीक है। तो ये होने से ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उनकी एज ज़्यादा होगी तो वो एजुकेशन डेफिनेटली ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो ज़्यादा इकोनॉमिकली अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहेंगे, और फिर फैमिली प्लानिंग में दे कैन मेक डिसीजन ऑन देयर ओन चॉइस एंड देयर विल बी less children in comparison to the previous one, and that will be what lead to a population stabilization, less increase in the population in comparison to the increase in the earning of the woman, age of the woman, that is। नवी पंचवर्षीय योजना के 9th 5 ईयर प्लान में MS स्वामीनाथन के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव बनाए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमें जो है TAFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, अब ये क्या होता है, तो ये व्यक्त है कि एक व्यक्ति, खास करके एक महिला, कितने बच्चों को यानी कितने ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं। तो मोस्टली क्या है कि माता और पिता 2 लोग होते हैं, तो 2 को रिप्लेस किया जाए 2, यानी कि एक परिवार में 2 बच्चे हों तब तक वो उसको आइडियल माना जाता है, यानी कि 2.1 को एक आइडियल फर्टिलिटी रेट माना जाता है। इससे ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है, इससे कम हो गया तो अंडर पॉपुलेशन हो जाएगा। तो MS स्वामीनाथन जी ने कहा कि हमें 2.1 की टोटल फर्टिलिटी रेट मेंटेन करना है, यानी कुल प्रजनन दर को 2.1% के आसपास रखना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 मेंबर नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, तो राष्ट्रीय पॉपुलेशन जनसंख्या आयोग जो प्रधानमंत्री जी के अंदर है उसकी भी स्थापना करनी है। और उससे पहले आपको पता है कि 5th 5 ईयर प्लान में फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, एक अलग डिपार्टमेंट जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और अभी उसको बाद में फिर ट्रांसफ़र करके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट के अंदर फैमिली वेलफेयर डेवलपमेंट को रख दिया गया, जहाँ पे नारे भी थे कि बच्चे तो ही अच्छे। इस तरह के जो फैमिली वेलफेयर और फैमिली प्लानिंग की चीज़ें यूज़ की गई और इस तरह से जो भारत में फैमिली प्रोसेस और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स शुरू हुआ। और आज की पॉपुलेशन पॉलिसी, इस पर हाल ही में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से कहा कि हमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना होगा। तो सरकार इस बारे में सोच रही है और आप इसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो अपने सुझाव हो, कमेंट हो, वो दे सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्तमान परिस्थिति क्या है। तो वर्तमान परिस्थिति इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि धीरे धीरे जो कर्व है यानी कि पॉपुलेशन राइज का जो ग्राफ होता है उसमें जो कर्व हम देखते हैं, जो इंक्रीज इन कर्व, वो अब फ्लैटन हो रहा है, ठीक है। आपने ये चीज़ें अभी कोरोना के समय में काफ़ी सुनी होंगी कि जो चीज़ जैसे सपोज करिए कि ग्राफ है तो ये बढ़ रहा है,
तो ये पॉइंटेड होता है, और जैसे ही फ्लैटन हो गया मतलब अभी इसकी रफ्तार बढ़ने की रफ्तार कम हो रही थी। इसी तरह से जो जनसंख्या का जो ग्राफ है वो चपटा हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि चक्र, दैट इज द पॉपुलेशन राइज कर्व इज गेटिंग मोर एंड मोर फ्लैटर, दैट मीन्स इट इज ऑन द वे टू गेट स्टेबलाइज। वो स्थिर होने की स्थिति में धीरे 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 बढ़ रहा है। और आर्थिक सर्वे 2018-19 ने यह बात को कहा है कि अगले आने वाले 20 सालों यानी 2 दशकों में देयर विल बी अ शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। एंड अभी भारत में जो है 30 राज्यों के आसपास में 19 राज्यों में 2.1% ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया, यानी कि 19 राज्यों के पास 2.1 फर्टिलिटी जो TFR है उन्होंने 2.1% जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है। केवल जो उत्तर के राज्य हैं, मुश्किल ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा हैं, बाकी सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स ने इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। और कुछ तो दक्षिण के ऐसे राज्य हैं जो 2030 तक जो है वो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी यानी कि जो ग्रोथ रेट है, हर देश की एक ग्रोथ रेट में एक समय आता है जब पॉपुलेशन फास्ट इंक्रीज करता है फिर स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि जितने बढ़ेंगे बर्थ रेट विल बी इक्वल टू डेथ रेट, उसको कहते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो ये जो है दक्षिण के राज्य बहुत जल्दी 2030 या उससे पहले ही बहुत से राज्य इसे अचीव कर लेंगे। तो ये आज की प्रेजेंट कंडीशन है, इसको देखते हुए सरकारों को अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।